बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर अली वानी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। हमारी फिजिक्स सीरीज़ के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 की बात करें तो उसमें हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन के बेसिक्स को डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 की बात करें तो अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ जिसमें हम अपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में ले जाएंगे, काचीज फार्मूला को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेटरल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट को डिस्कस करेंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर हम लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, लास्ट के कुछ मिनट्स का जो डिस्कशन था वो उसमें हमने एक स्टैंडर्ड को डिस्कस किया था कि जो अपरेंट डेप्थ है वो बराबर है d/μ को, और वहां पर जो d था वो था एक्चुअल डेप्थ और म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें ऑब्जेक्ट लाई करता है। हमने बताया जब ये आप इस शॉर्टकट को लगाने की कोशिश करोगे, हमेशा याद रखेंगे ऑब्जर्वर होना चाहिए एयर में, ऑब्जेक्ट होना चाहिए डेंसर मीडियम में, और जो मीडियम होगा उसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। आज मैं फिर एक बार इसको रिवाइज कराऊंगा ताकि ये बात फंडामेंटल तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि फिजिक्स बार बार सुनने से ही आएगा। जब ऑप्टिक्स सब चैप्टर्स में से बेहतर करना है तो क्यों ना बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। देखिए, ये हमारे पास ऑप्टिक्स मुश्किल है बेटा, लेकिन मेहनत लगेगी इसमें। मेरे साथ बने रहो ताकि इस ऑप्टिक्स को बिल्कुल जड़ से हम खत्म करेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने यहां से पानी भर दिया अप टू द डेप्थ d, और इस बीकर के बेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और यहां पर बाहर एक ऑब्जर्वर लगा है एयर में। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं देख पाएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में हो तब जाके अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट वजूद में आता है। अपरेंट डेप्थ है क्या? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता बल्कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाता है। वो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी उठी हुई नजर आती है ये इमेज, थोड़ी राइज होती हुई इमेज नजर आती है, और सरफेस से जिस डेप्थ पे ये इमेज नजर आएगी उसको हमने नाम रखा क्या? अपरेंट डेप्थ। ना अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डेप्थ क्या थी यहां पर ऑब्जेक्ट की? वो थी d, लेकिन अपरेंट डेप्थ क्या थी जो ऑब्जर्वर को नजर आया? अपरेंट डेप्थ क्या है जो ऑब्जर्वर को नजर आया, यानी ऑब्जर्वर को इमेज नजर आई एट द d अपरेंट, और वो बराबर है d/μ को, क्योंकि तीनों कंडीशंस देख लीजिए यहां पर वैलिड है। ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और सरफेस प्लेन है, सरफेस प्लेन है। अब मुझसे पूछा जाएगा बताइए बेटा शिफ्ट क्या है? शिफ्ट, देखिए शिफ्ट का मतलब क्या है? देखिए, ये ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था यहां, दिखना चाहिए था ये यहां, दिखा कहां? दिखा यहां, तो इतना जो ये ऊपर चला गया दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट। अगर मेरे शब्द को यहां पर पकड़ पाओगे तो हां कहना। देखिए, शिफ्ट को मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। क्या इस बात में हां है क्या? फिर समझाऊंगा। देखिए, क्या ये एक्चुअल डेप्थ है? हां। क्या ये नजर आया यहां पर? और ये क्या है? अपरेंट डेप्थ। अगर ये एक्चुअल डेप्थ से ये अपरेंट डेप्थ माइनस किया जाएगा, क्या हमें ये राइज देखने को मिलेगा? क्या हमें ये शिफ्ट देखने को मिलेगा? हाँ। क्या एक्चुअल डेप्थ कितना है? एक्चुअल डेप्थ बराबर है d को, और व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ? दैट इज d/μ। आंसर क्या आएगा? d × 1 - 1/μ। अब सवाल यह है कि क्या इसको याद रखना है, इसको रटना है? मेरी सलाह होगी
बेसिक को रट लीजिए, इस बात को पकड़ लीजिए, ये बात ज्यादा सही है, ये बात ज्यादा हमारे दिमाग में बैठती है, तो क्यों ना इसी बात को याद रखें और इस बात को फिर डिराइव किया जाए। ये बात ज्यादा रन तक हमारी दिमाग में रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। क्या ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी? हाँ, तो क्यों ना हम इस बात को याद रखेंगे। समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कंडीशंस में ट्राई करूंगा। देखिए, मैं मान के चलूंगा मेरे पास ये एक बीकर है, अप टू द डेप्थ D इसमें पानी है, इसके बेस पे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जर्वर है यहां। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये जो ये ऑब्जर्वर है ये भी एक मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम सरफेस, यानी इमेज की डिस्टेंस सरफेस से निकालिएगा, यानी ये निकालेगा, उसी को हम नाम देते हैं एपरेंट डेप्थ। यानी आपसे सवाल है कि एपरेंट डेप्थ निकालिए। देखता हूं, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि जो डी एपरेंट है ये बराबर है डी बाई म्यू को, क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो एयर में नहीं बल्कि किस में है? मीडियम में है। अब क्या किया जाए? अपनी सूझबूझ से काम लेंगे। यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखने को मिला, अपनी सूझबूझ से काम लेकर, इस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऑब्जर्वर होना चाहिए किस में? एयर में, लेकिन मीडियम में है। सूझबूझ से हम इसको किस में लाएंगे? एयर में लाएंगे। देखिए, अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू नॉट से डिवाइड करूंगा और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी म्यू नॉट से डिवाइड करूंगा, ये कितना आया? 1। क्या ये ऑब्जर्वर एयर में आया? हाँ। क्या ये ऑब्जर्वर एयर में आया? हाँ। क्या मैं डी बाई म्यू लगा सकता हूं? हाँ। देखिए, एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू किसके बराबर? डी एक्चुअल डेप्थ माई डिवाइड बाई म्यू। म्यू क्या है? अब ये म्यू खाली नहीं बल्कि म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। क्या अब समझ में आया ये बात? क्योंकि कभी कभार आपको ऑब्जर्वर भी मीडियम में दिया जाएगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूला ये लगेगी डी एपरेंट इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। अपनी सूझबूझ से इसको किस में लाइए? इस ऑब्जर्वर को, इसको भी एयर में लाइए। समझ में बात आया? हाँ। क्या दिक्कत है? नहीं। अब देख, और एक कंडीशंस में मैं इसको यूज करूंगा। ये मेरे पास एक मीडियम है, अप टू द, एक बीकर है जिसमें अप टू द डेप्थ D1 हमने एक मीडियम भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और उसके बाद मैंने इसमें एक और मीडियम भर दिया है डेप्थ D2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये मैंने मार्क लगा दिया इसके बेस पे, गिलास बीकर के बेस पे हमने एक मार्क लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट बाहर से इसको ऑब्जर्वर बाहर से इसको देख रहा है। हमें पूछा गया व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ। यहां पर एपरेंट डेप्थ बताइए क्या होगी। देखिए, हमें पता है कि ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा बल्कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। हमें ये एपरेंट डेप्थ निकालनी है। देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे? अभी तक जितने भी सवाल करे हमने प्रीवियस लेक्चर में, तो उनमें क्या था? एक ही मीडियम था, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 मीडियम है। बिल्कुल आसानी के साथ इस सवाल को कर लीजिए। जो डी एपरेंट होता है ना, ये बराबर होता है किसको? दोनों मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज करिए। पहले इसके लिए यूज करिए, एपरेंट डेप्थ इस मीडियम के लिए कितना होगा? D1 बाई μ1, और प्लस कर लीजिएगा, फिर इसके लिए यूज कर लीजिएगा, दैट इज D2 बाई μ2। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आए, बिल्कुल दोनों मीडियम के लिए आपको एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज करना है और प्लस करना है। समझ में आया? अब देखिए, एक और बार मैं आपको ये समझाऊंगा। ये हमारे पास एक गिलास है और इसकी बेस ये है, इसकी बेस थोड़ी सी मोटी है D1, इसकी बेस मोटी है D1, और यहां पर हमने इसमें एक मार्क लगा दिया इसके बेस में।
और इसके बाद हमने इसमें लिक्विड भर दिया। ये वही गिलास है जिसमें आप मैंगो शेक पी रहे हो, क्योंकि उसकी बेस मोटी होती है। और उसके बाद मैंगो शेक, ये मैंगो शेक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये डेप्थ d2 तक भरी गई है। आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑब्जर्वर को ये मार्क कहां दिखेगा, ऑब्जर्वर को मार्क कहां दिखेगा। ऑब्जर्वर को मार्क कहां दिखेगा, मतलब आपको निकालना है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मैंने अभी बताया, जब दो मीडियम आया तो कैसे लगाएंगे, पहले इसके लिए लगाओ, क्या होगा d1 बाई इसकी एक्चुअल डेप्थ इस मीडियम में कितनी है d1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या है μ1, उसके बाद इस मीडियम के लिए लगाइए, इसमें क्या है d2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्या ये बात समझ में आई? आनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझसे कोई यहां पर शिफ्ट पूछे, शिफ्ट क्या है, अब बात समझना। अब इसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। अब मुझसे यहां पर कोई पूछे कि शिफ्ट कितना, देखना शिफ्ट मैंने पहले ही बताया कि वो होती है एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ यहां पर इस मार्क की, एक्चुअल डेप्थ बराबर है d1 प्लस d2। क्या d1 प्लस d2 एक्चुअल डेप्थ है? क्या d1 प्लस d2 एक्चुअल डेप्थ है? क्या हाँ। व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ बेटा? एपरेंट डेप्थ इज कितना, d1 बाई μ1, d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2। ये फॉर्मूला, इतनी लंबी फॉर्मूला अगर आप किसी भी नीट लेवल फिजिक्स बुक को देखोगे ये उसमें दर्ज की हुई है। क्या इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जिसको ये मेरे शब्द समझ में आ गए हैं, जिसको ये शब्द समझ में आ गए हैं, उसको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसको शिफ्ट बराबर एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ समझ में आएगा, उसको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी अगर हम शिफ्ट निकालेंगे यही फॉर्मूला आएगा। एक बार रिवाइज करेंगे कि शिफ्ट बराबर है एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ बताइए d1 प्लस d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 माइनस क्या करेंगे एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितना है d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2। क्या ये समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? शिफ्ट बराबर एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। क्या ये शब्द आपने ये शब्द पकड़े, ये शब्द मेरे पकड़े आपने? अगर पकड़े तो हाँ बोलिए, तो हाँ बोलिए। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो दिस इज द शिफ्ट, दैट इज d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई μ1 प्लस। क्या इसको रटने की जरूरत? कोई नहीं रटेगा, बच्चा रटेगा ही नहीं, मेरा स्टूडेंट इसको रटेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने ये शब्द बोले हैं। डेप्थ जहां पर भी शिफ्ट आएगा एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ याद रखना बेटा। समझ में आया? तो उसके बाद आपने एक्चुअल डेप्थ d1 प्लस d2, एपरेंट डेप्थ लगा दिया d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपके पास फॉर्मूला आ गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े। हाँ, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वी हैव ए प्रॉब्लम, फेमस प्रॉब्लम, दैट इज एयर बबल इन ए ट्रांसपेरेंट गिलास स्लैब। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एपरेंट डेप्थ में। एयर बबल इन ए ट्रांसपेरेंट गिलास स्लैब। देखिए, ये मेरे पास एक गिलास स्लैब है जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L। ये मेरे पास एयर बबल है और ये AB सरफेस से कितना दूर है? ये AB सरफेस से दूर है x, यानी AB सरफेस से इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है? x। और BC सरफेस पे इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है और CD सरफेस से जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है? L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। ये एयर बबल है। अब समझिए, मेरे पास ये ऑब्जर्वर है एयर में। ये ऑब्जर्वर इस एयर बबल को देखना चाहता है।
मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? क्या ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? आंसर है नहीं देख पाएगा। ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा और यहां इमेज बनेगी। ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा और इमेज को कहां पर देखेगा? डी एपरेंट पे, डी एपरेंट पे, क्योंकि ये एपरेंट आएगा, हाँ डी एपरेंट पे। और डी एपरेंट किसके बराबर है? एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू ऑफ द मीडियम, डिवाइड बाई म्यू ऑफ द मीडियम। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ हियर? ये बीसी सरफेसिस की एक्चुअल डेप्थ क्या है? एक्स डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना है? म्यू। समझ में आया? हाँ। अब देखिए, ये ऑब्जर्वर अब यहां से नहीं, यहां से इस बबल को देख रहा है। मेरा सवाल फिर आपसे वही है, क्या ये ऑब्जर्वर इस बबल को देख पाएगा? आंसर है नहीं देख पाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देख पाएगा, ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देख पाएगा। और कहां पर देख पाएगा? एपरेंट डेप्थ पे। और एपरेंट डेप्थ किसके बराबर है? एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ इस सरफेस से कितनी है? L माइनस एक्स डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मेरा बच्चा ये बात रटेगा ही नहीं। बस अगर रटना है बेटा तो ये रटना, डी बाई म्यू रटना, ये रटना। अगर रटना है तो बेसिक रट, डी बाई म्यू रट। क्या एक्स बाई म्यू रटेगा? क्या एल माइनस एक्स डिवाइड बाई म्यू रटेगा? ये बातें रटेगा ही नहीं बच्चा। बस अगर कॉन्सेप्ट है तो बस ये बात रटेगा। समझ में बात आई? देखिए 2016 का ये क्वेश्चन है, नीट में आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखना तो क्या मुश्किल सवाल आता है, एक बार समझ लेना इस सवाल को। देखिए, एन एयर बबल इज इन द गिलास स्लैब। एक एयर बबल एक गिलास स्लैब में है, हैविंग एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। जिस गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखिए, ये मेरे पास एक स्लैब है और स्लैब में क्या है? स्लैब में रखा गया है एयर बबल यहां पर, और ये स्लैब L थिकनेस की है। हम मान के चलेंगे इस सरफेस से x दूरी पर है ये एयर बबल, और इस सरफेस से कितनी होगी? L माइनस एक्स। सवाल पूछ रहा है, जब ऑब्जर्वर ने इस एयर बबल को देखा, इसको ये 3 सेंटीमीटर डीप लगा, 3 सेंटीमीटर डीप लगा। और जब यहां से देखा तब इसको ये एयर बबल 5 सेंटीमीटर डीप लगा। आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द लेंथ या थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखिए, मेरा सवाल आपसे फिर वही, क्या इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट को देखा होगा? आंसर है नहीं। इसने इसकी इमेज को देख पाया होगा, और वो इमेज कितनी डीप आई? 3 सेंटीमीटर। क्या आपको पता है कि इसने इमेज देखी होगी डी एपरेंट पे? इसका मतलब ये है कि जो डी एपरेंट यहां पर है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्या आपको पता है डी एपरेंट बराबर होता है एक्स डिवाइड बाई म्यू। म्यू वही से दिया गया 1.5। एक्स डिवाइड बाई म्यू आएगा कितना? 3। क्या आप एक्स निकाल पाओगे? 3 इंटू म्यू, और वो कितना आएगा? 3 इंटू 1.5, वो कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, 7.5 नहीं, कितना आएगा ये? 3 5 15, 5 3 1 3, और ये हो गया 4.5। अब देखना, यहां से जब इसने इस एयर बबल को देखा, क्या इसको एयर बबल दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसको एयर बबल की इमेज दिखेगी, और वो दिखेगी डी एपरेंट पे। और वो कितना है? डी एपरेंट उसने वही से दिया, कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी डी एपरेंट जो यहां से आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। यहां पर डी एपरेंट की फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ, दैट इज L माइनस एक्स डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ आपको ये बात समझे, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5, दैट्स इक्वल टू 7.5। ठीक, दैट इज L इज इक्वल टू 7.5 प्लस क्या? x। ये x मैंने शिफ्ट किया यहाँ, इट इज इक्वल टू 7.5 प्लस 4.5। आंसर कितना आया?
आंसर आया 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये सवाल मुश्किल था क्या? क्या लेंथ आई कितनी? 12 सेंटीमीटर। देखिए क्या ये समझ में आया ये सवाल? एक बार फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए एयर बबल था गिलास स्लैब में, एक साइड से देखा तो वो 3 सेंटीमीटर डीप था, दूसरी साइड से देखा तो वो 5 सेंटीमीटर डीप था। हमें लेंथ ऑफ स्लैब को देखना था। हमने बताया कि जब ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा, क्या उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखेगा। कहां पर दिखेगा? डी एपरेंट पे। डी एपरेंट 3 दिया गया, मैंने यहां से एक्स निकाला। ये ऑब्जर्वर यहां से जब इसको देखता है, क्या ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? नहीं, इमेज को देख पाएगा। कहां पर? डी एपरेंट। डी एपरेंट दिया गया था, फॉर्मूला यूज किया, आंसर लाया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप फोकस कॉन्सेप्ट। कल हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर एक बार इसको डिस्कस करेंगे ताकि इसको गहराई से समझा जा सके। देखिए ये मेरे पास एक एम्प्टी बीकर है, एम्प्टी बीकर है। एम्प्टी बीकर के बेस पे मैंने एक मार्क लगा दिया, और ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है। ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है। अब मुझसे सवाल है, क्या ये माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? आंसर है यस, देख पाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं है। मीडियम चेंज नहीं है। मीडियम का चेंज ही नहीं। ऑब्जर्वर भी है किसमें? एयर में। और मार्क भी किसमें है? एयर में। क्या ये माइक्रोस्कोप इस मार्क को देख पाएगा? हां, क्योंकि मीडियम का चेंज नहीं है, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं। देखिए अब मैंने क्या कर दिया, ये माइक्रोस्कोप था, ये मार्क था, मैंने इस बीकर में पानी रख लिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? आंसर है नहीं देख पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया है और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा। एपरेंट डेप्थ होता क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। इसको इसकी इमेज देख पाएगी, और ये इमेज कितनी शिफ्ट करी होगी? इतनी शिफ्ट करी होगी ऊपर, और ये इसको किस डिस्टेंस पे नजर आएगा? एपरेंट डेप्थ की डिस्टेंस पे। देखिए अगर इस माइक्रोस्कोप को अगर फोकस करना होगा अगेन, तो यानी अगर ऑब्जेक्ट इमेज शिफ्ट करा है तो इस माइक्रोस्कोप को भी ऊपर जाना होगा। अगर इस इमेज ने शिफ्ट किया है ऊपर, अगर इस माइक्रोस्कोप को फिर ये ऑब्जेक्ट देखना है, इसको भी ये क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? जितना इस इमेज ने किया। इमेज ने कितना शिफ्ट कर दिया? मैंने पहले ही बताया, एक्चुअल माइनस एपरेंट। कितना? एक्चुअल डी, एपरेंट कितना? डी बाई म्यू। यानी जितना इस इमेज ने शिफ्ट किया, उतना इस ऑब्जर्वर को भी, इस माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर इसको फिर इस ऑब्जेक्ट को देखना है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक सवाल करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा क्या? देखिए पहले खाली था वेसल, तो माइक्रोस्कोप बिल्कुल फोकस कर रहा था ऑब्जेक्ट को। अब मैंने क्या कर दिया? अब पानी भर दिया। अब पानी भरने की वजह से ये माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। अगर देख पाएगा वो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, बल्कि ये शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरह। अगर इस माइक्रोस्कोप को फिर इस इमेज को देखना है तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? जितना इस इमेज ने किया। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? जितना इमेज ने किया। जितना इमेज ने शिफ्ट किया उतना। जितना इमेज ने शिफ्ट किया उतना इस माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इमेज ऊपर गई है, इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, और कितना? डी माइनस डी बाई म्यू। क्या एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। देखिए ये भी नीट का आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, A microscope is focused on a coin lying at the bottom of beaker। देखिए ये एक बीकर है, इसके बॉटम पे एक कॉइन है, और माइक्रोस्कोप फोकस किया गया है इस पे। द माइक्रोस्कोप
इज नाउ रेज्ड बाई 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर से हमने रेज किया। टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर इज फिल्ड इन द बीकर सो दैट कॉइन इज अगेन इन द फोकस। बात समझना, यह बता रहा है कि हमने माइक्रोस्कोप को ऊपर 1 सेंटीमीटर लिया है, तो किस डेप्थ तक हम पानी भरे इस बीकर में ताकि ये माइक्रोस्कोप फिर इस कॉइन को देख पाएगा। देखिए, अगर ये माइक्रोस्कोप ऊपर गया है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इस कॉइन को भी ऊपर जाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। ऊपर लेने का तरीका हमारे ऑप्टिक्स में क्या है, मीडियम डाल दो। जब मीडियम डालता है, जब मीडियम डल गया इसमें, तो क्या ये कॉइन अब यहां दिखेगी? नहीं, ये कॉइन थोड़ी सी उठी हुई नजर आएगी। ये ऊपर चला, हमने इस कॉइन की इमेज को भी ऊपर चला दिया। कितना चलाना है? 1 सेंटीमीटर। कितना चलाना है ऊपर? 1 सेंटीमीटर। यानी ये 1 सेंटीमीटर दिया क्या गया है, ये 1 सेंटीमीटर, अगर आपने मेरे डायग्राम्स को एनालाइज किया होगा, ये 1 सेंटीमीटर आपको खुद नजर आएगा कि शिफ्ट 1 सेंटीमीटर क्या है, शिफ्ट दिया गया है। शिफ्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत ना। आपको याद होना चाहिए कि अगर इस कॉइन ने शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर, तो माइक्रोस्कोप ऊपर गया था, कॉइन को भी हमने शिफ्ट कराया 1 सेंटीमीटर। अगर आपको शिफ्ट की फॉर्मूला याद होगी, d डिवाइड बाई d माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। हमें ये डेप्थ निकालनी है, क्या ये डेप्थ निकलेगी? हाँ, d कॉमन निकालिए, 1 माइनस 1 बाई म्यू इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। अब देखिए, d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू ऑफ वाटर अगर आपको याद होगा, इट इज 4/3, इट इज 4/3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब d इज इक्वल टू ये 1, इसको रेसिप्रोकल करिए, 3/4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये बराबर आएगा d इंटू कितना आएगा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या d आएगा कितना, d आएगा 4 सेंटीमीटर। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? क्या इसमें कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। d को क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत ना। आगे बढ़िए। अब हम भाई माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम हो गई है, अब हम आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉचीज फॉर्मूला। कॉची रिलेशन को देखिए। देखिए, अगर आप कॉचीज रिलेशन को समझने की कोशिश करोगे, देखिए इस कॉची ने क्या बताया। कॉची ने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि अलग अलग वेव लेंथ्स के लिए ये मीडियम अलग अलग म्यू ऑफर करता है। यानी अगर आप अलग अलग वेव लेंथ्स इस मीडियम में से पास करेंगे, इसके अलग अलग म्यू होंगे। इसने एक रिलेशन दिया कि जो म्यू बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई लैम्डा रेज़ पावर 4 एंड सो ऑन। इस रिलेशन को याद नहीं रखना, बस ये रखना याद कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। दैट इज मीडियम ऑफर्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू। देखिए, जितना लैम्डा ज्यादा उतना म्यू कम। यानी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए कम होगा। यानी दैट इज, इसका मतलब क्या है, मीडियम ऑफर डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर टू डिफरेंट वेवलेंथ। यानी अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए इस ये जो मीडियम होता है ये अलग अलग म्यू ऑफर करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, देखिए आपको पता है कि विबग्योर, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबग्योर। जब वायलेट से रेड की तरह जाता है तो क्या होता है, तो
वेव लेंथ बढ़ती है, लैम्बडा बढ़ता है। अगर लैम्बडा बढ़ता है इसका मतलब म्यू जो है जिस मीडियम में से ये पास हो जाएंगे उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। वायलेट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, और रेड के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। यानी वायलेट लाइट को वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करने का मतलब क्या है, वो पैमाना जिससे स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। याद करिए लेक्चर नंबर 1, यानी वायलेट लाइट को वो सबसे ज्यादा म्यू ऑफर करेगा, यानी वायलेट लाइट की स्पीड वो सबसे ज्यादा कम करेगा। रेड कलर को वो सबसे कम म्यू ऑफर करेगा, यानी रेड कलर की जो स्पीड है उसको वो सबसे कम इफेक्ट करेगा। इसकी स्पीड को वो सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा, इसकी स्पीड को वो उतना डिक्रीज नहीं कर पाएगा, कम डिक्रीज कर पाएगा। क्या ये समझ में आया? कॉची को फिर समझिए। कॉची ने बताया कि अगर आपके पास एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये अलग अलग वेव लेंथ्स की लाइट जब आप इसमें पास करोगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी बढ़ता है, चेंज होता है। हमने बताया कैसे वो वैरी करता है। इसने बताया जितना आप जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसके लिए जो ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है वो ये कम ऑफर करता है। क्या समझ में आया? यानी व्हाट इज कॉची फॉर्मूला? मीडियम ऑफर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू। ये जो मीडियम ये अलग अलग वैल्यू ऑफ म्यू देता है अलग अलग लैम्बडा को। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये कॉचीज फॉर्मूला आपको समझ में आया? देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखिए ये मेरे पास एक गिलास है, आपके मन में मैं ये बात बैठाना चाहता हूं कि कॉची ने क्या बताया, और ये मेरे पास व्हाइट लाइट यहां से आई। देखिए ये व्हाइट लाइट है, ये विबगियर है, ये विबगियर है। क्या इस व्हाइट लाइट में एक ही वेवलेंथ है? क्या नहीं, 7 अलग अलग वेवलेंथ्स है इस व्हाइट लाइट में। और अगर 7 अलग अलग वेवलेंथ्स है इस व्हाइट लाइट में, यानी ये जो गिलास है ये 7 म्यू इनको ऑफर करेगा, ये इनको 7 म्यू ऑफर करेगा, ये इनको 7 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफर करेगा। यानी आज याद रखिए लेक्चर नंबर 3 के 34.27 सेकंड पे ये बात याद रखिए, गिलास का एक ही म्यू नहीं होता, गिलास के 7 म्यू होते हैं। जितने कलर की वेवलेंथ, जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आप इस मीडियम पे डालोगे उतना ये म्यू अलग अलग ऑफर करेगा उन वेवलेंथ्स को। यानी वायलेट लाइट के लिए अलग म्यू, इंडिगो के लिए अलग म्यू, ब्लू के लिए अलग म्यू, येलो के लिए अलग म्यू, ग्रीन के लिए अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू। और सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा? वायलेट कलर का म्यू। वायलेट कलर के जो ये म्यू ऑफर करेगा वो सबसे ज्यादा होगा, और जो रेड कलर को ये म्यू ऑफर करेगा वो सबसे कम है, क्योंकि रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए म्यू जो ऑफर किया जाता है वो कम किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? फिर आप पे कंफ्यूजन होगा, सर पहले लेक्चर में आपने बताया, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास है वो 3/2 है, इसके तो 7 म्यू हैं, आपने ये कौन सा म्यू लिखा? मैंने बताया बेटे ये म्यू जो होता है ना ये वेलो कलर के लिए म्यू होता है, यानी ये मीन कलर, वेलो कलर जो है ये मीन कलर के लिए मीन कलर होता है। और वेलो कलर को जो ये म्यू ऑफर करता है, वेलो कलर को जो ये म्यू ऑफर करता है वही क्या, वेलर कलर को जो ये म्यू ऑफर करता है वही हम लिख पाते हैं, वही हम लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये जो म्यू हम लिखते हैं ना, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर का गिलास का 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना ये मीन कलर का होता है, यानी येलो कलर, हम मीन कलर ये उसी का होता है। वरना इस गिलास के 7 अलग अलग म्यू होते हैं जो ये अलग अलग वेवलेंथ्स को ऑफर करता है। क्या ये बात थोड़ी सी समझ में आई? और एक बात समझिए, देखिए
मैं आपके मन को खुश करना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट से आपके मन में शांति लाना चाहता हूं। देखिए, और पुरानी डायग्राम 10th क्लास की, क्या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आपने डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब भी व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म में जाती है, ये 7 अलग अलग रंग में बट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये व्हाइट लाइट है, सिनेल्स लॉ को यूज करिए। फॉर एग्जांपल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है, I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होगा। देखिए, सिनेल्स लॉ यूज करिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ R। देखिए, म्यू 1 साइन ऑफ I सारी व्हाइट लाइट, सारे कलर्स के लिए ये सेम है, लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में गया, अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग म्यू ऑफर करना पड़ेगा, और अगर अलग अलग म्यू ऑफर करना पड़ेगा तो अलग अलग रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, तो अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अगर अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, अलग अलग एंगल पे ये बेंड होंगे और ये डिस्पर्स होंगे। इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था डिस्पर्शन। यानी डिस्पर्शन को हम किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉचीज फॉर्मूला। देखिए, व्हाइट लाइट के लिए सेम है, लेकिन जब ये अंदर गई, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग म्यू, और अगर अलग अलग म्यू है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव एंगल भी होगा, यानी अलग अलग एंगल पे वो बॉन्ड होगा और लाइट क्या होगी, डिस्पर्स। क्या लाइट क्या होगी, डिस्पर्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या इस बात में हाँ है क्या? क्या इस बात में हाँ है क्या? हाँ। देखिए, अब मैं आपसे ये बातें पूछना चाहता हूं, मुझे एक PYQ को सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के बॉटम पे हमने ये एक लाल बिंदु बनाया, और ये हमने एक ग्रीन बिंदु बनाया। ये लाल बिंदु जो है, ये लाल बिंदु हमें यहां दिखा। जब हमने दूसरे मीडियम से, एयर से इसको देखा, ये लाल बिंदु जो है, ये लाल बिंदु हमें यहां पर दिखा, और जब इसको देखा तो ये हमें कहां दिखा, ये हमें यहां दिखा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसा क्यों है? ये लाल बिंदु यहां दिखा नीचे, ये ग्रीन बिंदु जो है ये यहां दिखा ऊपर, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों है, आपका जवाब होना चाहिए। जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, मीडियम जो ये मीडियम है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। रेड कलर और ग्रीन कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है ग्रीन कलर की वेवलेंथ से, और अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसके लिए जो म्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर ग्रीन कलर की बात करेंगे, इसके लिए जो म्यू है ये कम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज द वेवलेंथ है, वो कम है, और इसके लिए जो म्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जाएगा वो क्या होगा, ये कम है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ज्यादा। इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया जाएगा वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। क्या समझ में आया? हाँ। अब ध्यान से समझना, एपरेंट डेप्थ किसके बराबर है, डी बाई म्यू। अगर इनका म्यू अलग अलग है, यानी इनकी एपरेंट डेप्थ भी अलग अलग होगी। जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, उसकी एपरेंट डेप्थ कम होगी। जिसको म्यू ज्यादा ऑफर किया जाएगा, उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कम होगी। जिसको म्यू कम ऑफर किया जाएगा, उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी। क्योंकि एपरेंट डेप्थ और म्यू की इनवर्स रिलेशन होती है। जिसको म्यू ज्यादा ऑफर किया जाएगा, उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कम। जिसको म्यू कम ऑफर किया जाएगा, उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, ज्यादा। उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, ज्यादा। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास समझिए। देखिए, ये रेड कलर था,
इसके लिए म्यू क्या किया गया था, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, म्यू ऑफर किया गया कम। म्यू ऑफर जब कम किया गया तो एपरेंट डेप्थ इसकी क्या थी, ज्यादा। ये एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ। अब देखिए ये इसका वेवलेंथ था कम, वेवलेंथ था कम और म्यू ऑफर किया गया ज्यादा। अगर म्यू ऑफर किया गया ज्यादा तो इसकी एपरेंट डेप्थ क्या है, कम। इसकी एपरेंट डेप्थ ये रही, कम एपरेंट डेप्थ। अब मेरी बात को समझना हो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या रेड कलर, क्या रेड कलर, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कलर लीस्ट रेज्ड है, कौन सा कलर लीस्ट रेज्ड है, कौन सा कलर लीस्ट रेज्ड है? लीस्ट रेज्ड वही होगा, देखिए जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी वो लीस्ट रेज्ड होगा। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये रेज कम होगा। यानी एपरेंट डेप्थ जिसकी ज्यादा होगी वो क्या है, लीस्ट रेज्ड। वो क्या है, लीस्ट रेज्ड। एपरेंट डेप्थ जिसकी ज्यादा होगी वो लीस्ट रेज्ड। देखिए इसकी एपरेंट डेप्थ कम है और ये रेज हो चुका है ज्यादा। इसकी एपरेंट डेप्थ जो है वो क्या है, वो है ज्यादा और ये रेज क्या हो चुका है, कम। रेज क्या हो चुका है, कम। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए, ये सारी बकवास मैंने कर दी कि अलग अलग लैम्डा तो अलग अलग म्यू है और उसके बाद जिसका म्यू ज्यादा उसकी एपरेंट डेप्थ कम, जिसका म्यू कम उसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा, और जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा वो क्या है, लीस्ट रेज्ड। क्या ये बात समझ में आई? फील लिया आपने क्या? एक बार फिर इसको समझेंगे। देखिए एक बार फिर समझाऊंगा आपको। देखिए ये मेरे पास एक बकेट है, बकेट में 2 डॉट दिए गए हैं, 2 डॉट और उसके बाद ये मीडियम, ये 1 डैश है, ये 2 डैश, ये 2 डॉट है। सवाल पूछ रहा है हमने 1 डैश को यहां देखा और 2 डैश को यहां देखा सरफेस से। आपसे पूछा जाएगा विच हैज ग्रेटर वेवलेंथ, विच हैज ग्रेटर लैम्बडा। इन दो में से किसका ज्यादा लैम्बडा है? ये एक कलर 1 डैश है, ये दूसरा कलर है 2 डैश, लेकिन हमें पता नहीं। 1 डैश को यहां पर देखा गया, मान के चलेंगे ये डी एपरेंट 1 है और ये डी एपरेंट 2 है। हमें पूछा गया कि बताइए किसका लैम्बडा ज्यादा है। देखिए हमें ये बात पता चली कि जो डी एपरेंट 1 है वो ज्यादा है किससे, डी एपरेंट 2 से, डी एपरेंट 2 से। क्या एपरेंट डेप्थ 1 आप लिख सकते हैं कि ये डी एक्चुअल डेप्थ जो 1 की है डिवाइड बाई जो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया किसने, इस मीडियम ने, दैट्स μ1। क्या d2 को आप ये लिख सकते हैं कि इट इज द एक्चुअल डेप्थ इज d, बट इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग है, तभी तो ये ऊपर गया है, तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर d एपरेंट ज्यादा है उसका मतलब ये μ1 क्या होगा, ये μ1 कम होगा। अगर d एपरेंट ज्यादा है तो इसका मतलब μ1 कम होगा, यानी μ1 क्या है, ये कम है किससे, μ2 से। हमें पता है कि लैम्बडा और म्यू के बीच क्या रिलेशन है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर म्यू ज्यादा है तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा होगा कम। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसका म्यू कम, यानी इसका म्यू कम, तो 1 डैश जो वेवलेंथ ऑफ 1 डैश जो है ये ज्यादा होगी वेवलेंथ ऑफ 2 डैश से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या हाँ है, क्या हाँ है इस बात में, क्या इस बात में हाँ है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? आगे बढ़िए। देखिए अब आस्क्ड क्वेश्चन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये था कि ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पे हमने 3 डॉट डाले हैं, इस पेपर पे 3 डॉट है, एक रेड डॉट है,
एक ब्लू डॉट है और एक येलो डॉट है। ये 3 डॉट है और इनके ऊपर क्या डाली गई, इनके ऊपर एक ग्लास स्लैब डाली गई। इनके ऊपर एक ग्लास स्लैब डाली गई और ऑब्जर्वर इनको यहां से देख रहा है। क्वेश्चन ईयर से देख रहा था। क्वेश्चन था विच कलर इज लीस्ट रेज्ड एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ध्यान से समझना, एज सीन बाय ऑब्जर्वर। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सा कलर लीस्ट रेज्ड होगा जब ऑब्जर्वर इनको देखेगा। लीस्ट रेज्ड हमने बताया, पहले ही मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा। अगर लीस्ट रेज्ड होना है, अगर किसी कलर को लीस्ट रेज होना चाहिए तो उसके लिए जो अपरेंट डेप्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर लीस्ट रेज करना है, अगर सबसे कम रेज करना है, अगर सबसे कम रेज करना है तो अपरेंट डेप्थ क्या होना है, ज्यादा। अपरेंट डेप्थ ज्यादा है। देखिए पहले ही बताया मैंने, लीस्ट रेज करना है, अगर लीस्ट रेज करना है तो अपरेंट डेप्थ होनी चाहिए ज्यादा। जब अपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी तभी तो क्या होगा, तभी तो ये लीस्ट रेज होगी। देखिए फॉर एग्जांपल ये येलो कलर यहां तक गया, ब्लू कलर यहां तक गया और रेड कलर यहां तक गया। देखिए फॉर एग्जांपल है, इसकी अपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। जिसकी अपरेंट डेप्थ ज्यादा, क्या वो लीस्ट रेज्ड है? हाँ, यानी लीस्ट रेज करना है तो अपरेंट डेप्थ को इंक्रीज करना है। हमें पता है कि जो अपरेंट डेप्थ की फॉर्मूला है वो होती है क्या, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल डेप्थ तो सबके लिए सेम है, लेकिन ये कलर अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए सेम नहीं होगा। अगर हमें अपरेंट डेप्थ को ज्यादा करना है, इसका मतलब म्यू को क्या करना है, म्यू को कम करना होगा। अगर म्यू को कम करना होगा बेटा, अगर म्यू को कम करना होगा, हमें पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। अगर म्यू कम होगा तो उसके मतलब क्या होगा, उसका मतलब लैम्डा होना चाहिए ज्यादा। लैम्डा ज्यादा होना चाहिए। किसका लैम्डा ज्यादा, रेड का लैम्डा ज्यादा, यानी रेड कलर जो होता है, रेड का लैम्डा ज्यादा है, इसका मतलब रेड कलर जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट रेज, यानी क्या होगा, लीस्ट रेज। और हमने जो यहां पर डायग्राम बनाई ये बिल्कुल गलत थी, और हमें इसको ऐसे बनाना था कि रेड कलर यहां दिखेगा, ब्लू कलर यहां दिखेगा, येलो कलर यहां दिखेगा, और जिसका डी अपरेंट ज्यादा उसका क्या होगा, डी अपरेंट ज्यादा वो लीस्ट रेज होगा। डी अपरेंट की फॉर्मूला डाली, एक्चुअल डेप्थ सबके लिए सेम थी लेकिन म्यू अलग अलग था क्योंकि कलर अलग अलग था, वेव लेंथ अलग अलग थी। उसके बाद इससे देखा कि लीस्ट रेज कौन होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या आपको काचीज फॉर्मूला में कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। काचीज फॉर्मूला में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने हमने समझाया। फिर भी अगर काचीज फॉर्मूला में कुछ डिफिकल्ट है या इस लेक्चर में कुछ डिफिकल्टी आपको आई, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पर डाउट पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर डाउट पूछते जाइए, हम सॉल्व करते जाएंगे। आज हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डर और एक बेहतरीन सवाल से मैं इस चैप्टर, इस लेक्चर को खत्म करूंगा। एक कॉन्सेप्ट बिल्डर डिस्कस करूंगा, एक बेहतरीन सवाल डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस लेक्चर को बिल्कुल एंड करेंगे। देखिए मेरी बात जरा ध्यान से समझना। मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में क्या करा है हमने, पानी भरा है अप टू द डेप्थ h, अप टू द डेप्थ h। ये म्यू है इस मीडियम का रिफ्रैक्ट। और अब ऑब्जर्वर आएगा, अब ऑब्जर्वर आया है, ईयर से देख रहा है। सवाल आपसे ये है, क्या बीकर h हाइट तक भरा हुआ दिखेगा? सवाल है, क्या बीकर h हाइट तक भरा हुआ दिखेगा?
सवाल है क्या बीकर h हाइट तक बड़ा हुआ दिखेगा? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर इस बॉटम की इमेज को देखेगा, इस बॉटम को देखने की कोशिश करेगा, ये इस बॉटम को देख ही नहीं पाएगा, बल्कि ये इस बॉटम की इमेज को देख पाएगा, ये इस बॉटम की इमेज को देख पाएगा। और कहां पर देख पाएगा? डी एपरेंट पे। कहां पर देख पाएगा? डी एपरेंट। यानी इसको एक कितना बड़ा हुआ दिखेगा? डी एपरेंट। कितना बड़ा हुआ दिखेगा? कितना बड़ा हुआ दिखेगा? इसको एक कितना बड़ा हुआ दिखेगा? डी एपरेंट दिखेगा। और डी एपरेंट पता होना चाहिए क्या है? डी बाई म्यू। डी इज द ऑरिजिनल डेप्थ ऑफ द बेस, दैट इज एच डिवाइड बाई क्या? म्यू। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई आपको कि इसको एक कितना बड़ा हुआ दिखेगा? एच डिवाइड बाई म्यू। यानी जब भी आपके पास बीकर होगा और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, अगर वो एच बड़ा हुआ है, आपको वो एच बड़ा हुआ नहीं दिखेगा, एच बाई म्यू बड़ा हुआ दिखेगा। क्या ये बात सब मान गए? क्योंकि जिस ऑब्जर्वर को बेस देखना है, ये बेस को देख ही नहीं पाएगा, बेस की इमेज को देख पाएगा डी बाई म्यू डिस्टेंस पे, एच बाई म्यू डिस्टेंस पे। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरी बात को जरा ध्यान से, अब मेरे पास ये एक खाली बीकर है, मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है। अब बता इसको कितना गहरा लगेगा? अब बता इसको कितना गहरा लगेगा, कितना डीप डेप्थ में लगेगा? आंसर है एच। आंसर है एच डेप्थ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम का चेंज नहीं, मीडियम का चेंज नहीं है। और अगर मीडियम का चेंज नहीं है, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं, और इसको ऑप्टिकल इल्यूजन ही नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। यानी अगर बड़ा हुआ बीकर है, वो हमें उतना गहरा नहीं दिखता है जितना वो होता है, हमें वो एच बाई म्यू दिखता है। और अगर वो खाली बीकर है, जितना वो गहरा होता है, हमें वो बराबर उतना दिखता है, क्योंकि उसमें मीडियम नहीं, नो एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? हाँ। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा, सबसे बेहतरीन बात समझिए आपने। देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल मुझसे जुड़ जाइए इस क्वेश्चन में। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट टू विच beaker is filled so that it appears half filled, half empty। सवाल यूं है, ये हमारे पास बीकर है, 21 सेंटीमीटर का ये बीकर है। हमें पूछा जा रहा है, बेटा आप बताइए कहां तक इस बीकर में पानी भरेंगे ताकि ये बीकर हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी नजर आए जब हम इसको ऊपर से देखेंगे। 10th वाला बच्चा है, 10th वाला बच्चा है या 9th वाला बच्चा है, इसको अपनी माताश्री ने क्या, एक बीकर थमाया, बेटा जा इसमें पानी भर के ला, इतना पानी भर के लाना कि ये आधा फिल्ड हो और आधा एम्प्टी हो। ये देखेगा, स्केल लेगा, हाँ भाई ये 21 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको आधा भरना चाहूँ डिवाइड बाई 2 करूँगा, ओ 10.5, मैं 10.5 तक इसको भरूँगा। हाँ आया 10.5 तक उसने पानी भर दिया, 10.5 खाली छोड़ दिया। ये लीजिए माताश्री कि मैंने आधा भर लिया, आधा खाली छोड़ लिया, पूरा मैथमेटिक्स करके गया। अब माताश्री क्या करी, ऊपर से इसको देखी। जब माताश्री ने ऊपर इसको देखा तो उसने क्या देखा, उसको अपीयर हुआ कि ये जो बेस है, क्या उसको ये बेस यहां नजर आएगी? नहीं,
उसको ये बेस क्या, उसको ये बेस यहां नजर आएगी? तुमसे क्वेश्चन है, आंसर है नहीं आएगी, क्योंकि बेस एक मीडियम में है और ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में है, तो इसको इस बेस की इमेज नजर आएगी। बेस की इमेज कहां नजर आएगी? यहां। अगर इसकी बेस की इमेज यहां नजर आएगी, क्या इस माताश्री को यह हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी नजर आएगा? नहीं। इसको जो ये हाफ है वो तो इसको नजर आता है कि हाफ 10.5 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हाफ यहां अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। लेकिन जिसमें पानी भरा है वो इसको 10.5 नजर नहीं आएगा, 10.5 से कम नजर आएगा, 10.5 से कम नजर आएगा। अब 12th वाला स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता है, जितना पानी बीकर में भरा हुआ है वो उससे कम नजर आता है। अगर इसको ये हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी भरना है, इसको ये 10.5 से ज्यादा भरना है कि नहीं भरना है? हाँ। पहला सवाल ये है, अगर 4 ऑप्शन है, 10.5 से एक ही ज्यादा होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 10.5 से ज्यादा जो ऑप्शन होगा उसको मार्क करिए। चलिए, ये पहला सोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं इसको 10.5 तक भरूंगा, ये 10.5 नहीं आएगा, 10.5 से कुछ कम नजर आएगा। और अगर मुझे इसे हाफ एम्प्टी हाफ फुल दिखाना है, मुझे 10.5 से कहीं ज्यादा भरना होगा। समझ में आया? हाँ। मान के चलूंगा मैं इसको भरूंगा अप टू द हाइट h हाइट तक मैंने भर दिया। ये बचा कितना? ये बचा कितना? 21 माइनस h। ध्यान से समझना, जब ऑब्जर्वर इसको फिल्ड विथ वाटर है, वाटर से हमें इसको भरना है, ये वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इस बेस को देखेगा, क्या उसको ये ऊपर नजर उठी हुई आएगी? हाँ। इसको ये कितनी डेप्थ पे नजर आएगा? ये h है, लेकिन इसको ये h नहीं दिखेगा, इसको ये क्या दिखेगा? d अपरेंट पे दिखेगा। क्या इसको ये बेस h पे दिखेगी? नहीं दिखेगी, इसको ये बेस h दिखेगी d/μ पे। d कितना है? h एक्चुअल डेप्थ कितना है? h रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 डिवाइड बाई 3, तो ये बनेगा 3/4, रेसिप्रोकल किया मैंने। ठीक। क्या अपरेंट डेप्थ इसको ये कहां पर दिखेगी? 3/4 पे। अब इसको ये यहां पर दिखेगी, अब इसको ये यहां पर दिखेगी। मेरी बात को जरा ध्यान, अगर इसको हाफ एम्प्टी हाफ फुल होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस जो 3h/4 है, क्या ये बराबर होना चाहिए 21 माइनस h के बराबर? ये बात समझ लेना, ये बात समझ लेना। अगर इसको ये हाफ एम्प्टी हाफ फुल देखना है, क्या ये जो डिस्टेंस इसको दिखेगी 3h-4, क्या ये 21 माइनस h के बराबर होना चाहिए? तभी ये हाफ एम्प्टी होगा और हाफ क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। यानी क्या होना चाहिए? फॉर हाफ एम्प्टी हाफ फुल, फॉर हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल्ड क्या होना चाहिए? जो ये 3h/4 है, 3h/4 है, ये बराबर होना चाहिए 21 माइनस h, ये बराबर होना चाहिए 21 माइनस h। समझ में आया? तो यानी क्या होना चाहिए? 21 h के बराबर, यानी 3h/4 प्लस h इज इक्वल टू 21, यानी 3h प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4h डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 21, यानी 7h इज इक्वल टू 21 इंटू 4, यानी h इज इक्वल टू 21 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, आंसर आएगा 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर, आंसर आएगा 12 से। यानी अगर इसको हाफ एम्प्टी हाफ फुल दिखना है, तो आपको पानी कितना भरना है? 12 सेंटीमीटर। इसने कितना भरा था? 10 सेंटीमीटर। कम नजर आएगा, कम नजर आएगा। आपने 12 सेंटीमीटर बनाया, अगर यहां तक आपने भरा, लेकिन दिखा यहां तक भरना था 10.5, आपने भर दिया 12, तो अब ये यहां दिखा तो हाफ एम्प्टी हाफ फुल नजर आया। क्या इस सवाल में हाँ है? क्या इस सवाल में हाँ है क्या? तो यानी आपने ये सवाल सीख लिया। इसके लिए इससे हमने लेक्चर नंबर 3 आज हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है,
तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज आपने फिर 1 घंटे के लिए मुझे बियर किया, इसके लिए मैं एक बड़ा सा थैंक यू और एक बार कहना चाह रहा हूँ। और अगर कोई भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स टेलीग्राम के माध्यम से लिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम होमवर्क अपलोड करेंगे इस लेक्चर के बाद, और वो आप कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो हमें पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, नोट्स साथ में तैयार कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स को सबसे बेहतर करेंगे। अगर ठान लिया है हमने कि हमें ऑप्टिक्स सबसे बेहतर करना है, तो क्यों ना इस पर ज़्यादा मेहनत की जाए। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।